डियर फ्रेंड्स, योर वेलकम इन आवर चैनल एंड यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है लीज ऑफ लैंड बाय ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा किया जाना। और इसमें हम देखेंगे कौन व्यक्ति पट्टा कर सकता है, किसको किया जा सकता है, कब किया जा सकता है और उसका वरीयता क्रम क्या है, पहले किस व्यक्ति को फिर उसके बाद किस व्यक्ति को, ये सब वरीयता क्रम में आए देखेंगे। और इसके बाद इसके क्या परिणाम होते हैं अलॉटमेंट के, ये देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि पट्टे का जो कैंसिलेशन है, पट्टे को जो निरस्त कर सकता है वो कौन कर सकता है और कब किया जा सकता है पट्टा निरस्त, और दूसरा उसके क्या परिणाम होंगे। ये एक्चुअली सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 129 तक ये सारा कवर किया गया है। तो जो पुराना जो हमारा ओल्ड एक्ट था यूपी Z&LR एक्ट 1950, उसकी सेक्शन 195 से 198 तक इसको कवर किया गया था। और चूँकि वो उस एक्ट को रिपील कर दिया गया है, वर्तमान में ये वाला कोड प्रभावी है। तो और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि कोई पुराना मामला है तो उसमें वही प्रावधान लागू होंगे, बशर्ते कि इस कोड के वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, चूँकि अभी उसको पूर्णतः एबोलिश नहीं किया गया है। यदि आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे ही। कई प्रकार से इस पर क्वेश्चन आते हैं और आप रेवेन्यू कर्मचारी हैं और मोस्टली आप लेखपाल हैं, तो मानकर चलिए कि चूंकि ये भूमि प्रबंधक समिति से रिलेटेड मामला है तो उसका सेक्रेटरी हल्का लेखपाल होता है, तो यह जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है तो आप धैर्यपूर्वक उसको देखिए। मैं समझता हूँ कि आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेट्स वी स्टार्ट क्विकली। आप लिसन एंड रीडर मोड में रहिए। तो सबसे पहले करते हैं नंबर 1, एडमिशन बाय भूमि प्रबंधक समिति टू लैंड इंटरेस्टेड टू ग्राम पंचायत, सेक्शन 125। देखिए धारा 125 ये कहती है कि जो ग्राम पंचायत की भूमि होती है, जो पब्लिक यूटिलिटी की जो ग्राम पंचायत के अंडर में होती है, बहुत सारी जमीन, वो चाहे आपके सेक्शन 115 के अंतर्गत एक्सचीट से आई हो, राजगामी संपत्ति हो। देखिए कोई भी ज़मीन गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती, वो ग्राम सभा में ही निहित तो रहती है। तो इसके पास 115 के अलावा धारा 59 की ज़मीन हो या कोई और इस प्रकार की भूमि ग्राम पंचायत के पास हो, तो उसको भूमि प्रबंधक समिति अलॉटमेंट कर सकती है किसी भी व्यक्ति को SDO की प्रायर परमिशन से। हालांकि अंतिम निर्णय भी SDO का ही होता है। तो सेक्शन 125 का सब क्लॉज 1 ये कहता है। तो देखिए यहाँ भूमि प्रबंधक समिति का मैं कई बार नाम लूँगा, जिसको हम लैंड मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, शॉर्ट में हम LMC भी कहेंगे। तो इसे देख लेते हैं क्या है भूमि प्रबंधक समिति क्या है। एक्चुअली 3 वर्ड यूज होंगे, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति LMC। तो ग्राम सभा तो होती है जो गांव के सारे 18 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो ग्राम सभा में आते हैं। अच्छा, ये निर्वाचन करते हैं ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत में एक चेयरमैन होता है और 9 उसके मेंबर होते हैं कम से कम। 1000 लोगों पर एक ग्राम पंचायत बनती है, मिनिमम 1000, और 1000 से ज़्यादा है तो मेंबरों की संख्या 9 के बाद 11, 13 इस प्रकार से बढ़ जाती है। तो हम मानते हैं कि 9 मेंबर और एक चेयरमैन, तो ये हो जाती है जो नियुक्त होकर के आते हैं। इलेक्शन द्वारा इनका चुनाव होता है और 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। तो ये ग्राम पंचायत होगी। अब इसके बाद आता है भूमि प्रबंधक समिति LMC। LMC जो होती है, ये मानकर चलिए कि LMC भी जो ग्राम पंचायत के जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं वो भी वही भूमि प्रबंधक समिति का कार्य देखते हैं। पहले अलग बात होती थी कि 5 लोग उनमें से चुन लेते थे, लेकिन अब क्या है, बस अंतर इतना रहेगा कि भूमि प्रबंधक समिति का जो सेक्रेटरी होगा वो तो हल्का लेखपाल होगा, और ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होगा वो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। चूँकि ये लैंड का काम है तो ये लैंड से रिलेटेड मामला है, तो इसको लेखपाल इसका सेक्रेटरी होता है, वो देखता है। तो मैं समझता हूँ भूमि प्रबंधक समिति आपको क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 125 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि भूमि प्रबंधक समिति किसी व्यक्ति को, यदि वो जमीन धारा 77 की लैंड नहीं है, तो धारा 77 में सार्वजनिक उपयोग की भूमि आती है, तो उसको छोड़कर यदि भूमि है ग्राम सभा के पास, उस भूमि का अलॉटमेंट यदि करती है तो उसको असंक्रमणीय भूमिधर वाले अधिकार प्राप्त होंगे उस अलॉटमेंट में। सब क्लॉज 1 ये कहता है। अच्छा, सब क्लॉज 2 क्या कहता है, यदि भूमि धारा 77 की है बट वो 77 के A, H और I सब क्लॉज को छोड़कर, सब क्लॉज A, H, I में जो भूमि है वो खाद के गड्ढे, खलियान,
और आपका कब्रिस्तान, शमशान की भूमि, तालाब की भूमि, इस प्रकार की जो भूमि है इनको छोड़ करके यदि भूमि जो अलॉट की जाती है धारा 77 की लैंड है तो उसको असामी राइट प्राप्त होंगे, असामी अधिकार प्राप्त होंगे। ये सब क्लॉज 2 बोलता है। तो ये मामला नेचर ऑफ लैंड पर डिपेंड करता है कौन से राइट प्राप्त होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस इन एडमिशन टू लैंड बाय भूमि प्रबंधक समिति, सेक्शन 126। तो देखिए इसमें वरीयता क्रम देखना है। एक्चुअली जो भूमि प्रबंधक समिति अलॉट करेगी, अलॉट करने के लिए नियम है क्या, जो कोड रूल में दिए गए हैं। पहले भूमि प्रबंधक समिति गांव में खुली बैठक करेगी, उसको मुनादी करा करके उसमें सभी मेंबर्स होंगे, गांव सभा के होंगे, और क्या है उस ज़मीन को भी देखेगी कौन सी लैंड है जिसका अलॉटमेंट किया जाना है। फिर वहाँ पात्र व्यक्तियों की सूची बनाएगी। तो जो पात्र व्यक्ति ऊपर से आएंगे सबसे पहले, तो उस पात्र व्यक्तियों का वरीयता क्रम क्या होगा उस पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ए पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल इन एक्टिव सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, यानी किसी व्यक्ति के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी आर्म फोर्स में वो काम सेवा दे रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर किसको, उसके पत्नी को, उसकी विडो को, उसके बच्चों को और उसके माता पिता को वो भूमि का नंबर 1 क्रम में वो व्यक्ति आता है। वो उस गांव में निवास करता होना चाहिए, और दूसरा भूमिहीन होना चाहिए। एक दूसरा इसका सब क्लॉज बी में क्या है, यदि कोई व्यक्ति सशस्त्र बल में सेवा करते हुए वो विकलांग हो जाता है तो नंबर 2 उसका आता है वो गांव में निवास करना चाहिए और भूमिहीन होना चाहिए। नंबर 3 में देखिए कौन आता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा भूमिहीन मजदूर यानी कृषि श्रमिक और भूमिहीन हो, उसका नंबर आता है वो सबसे पहले आएगा शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या ओबीसी हो, या कोई सवर्ण, इस प्रकार का कि वो गरीबी रेखा से नीचे की लाइन में वो आता हो। नंबर 4 क्रम है, एनी अदर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर रेजिडिंग इन ग्राम सभा, यानी गांव में निवास करने वाला कोई भी भूमिहीन कृषि श्रमिक या कृषि मजदूर। नंबर नेक्स्ट, ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो सशस्त्र बल में सेवानिवृत्त हो गया हो या सेवा से रिलीज कर दिया गया हो या डिस्चार्ज कर दिया गया हो, ये आता है। इससे आगे का पात्र व्यक्ति कौन होगा, ए लैंडलेस फ्रीडम फाइटर रेजिडिंग इन द ग्राम सभा हु हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड पॉलिटिकल पेंशन, यानी ऐसा कोई भी भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जो उस गांव में निवास करता हो गांव सभा में और भूमिहीन हो। दूसरा इसमें क्या है, वो कोई पॉलिटिकल राजनीतिक पेंशन नहीं पा रहा हो। तो ये क्रम था। अब इसमें देखिए एक कंडीशन दी गई है, एनी भूमिधर और असामी हु होल्डिंग लैंड लेस देन 1.260 हेक्टेयर, यानी कोई भी जिसको भी ये भूमि अलॉट की जा रही है उसके पास 1.260 हेक्टेयर से ज़्यादा, यानी लगभग 3 एकड़, और बीघे में कहें तो लगभग 15 बीघे से ज़्यादा ज़मीन उसके पास नहीं होनी चाहिए। इसका एक रीज़न ये है कि 15 बीघे से ज़्यादा तो किसी को अलॉट की नहीं जा सकती, और 15 बीघे से कम है, मान लिया 10 बीघे ज़मीन किसी के पास है तो उसको अगर अलॉट की भी जा रही है तो उसको 5 बीघे मात्र अलॉट की जा सकती है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है कि 1.260 हेक्टेयर से भूमि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि पूरी ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में यदि कोई इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं है जो मैंने अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो फिर न्याय पंचायत को देखा जाएगा। न्याय पंचायत बड़ी होती है, उसमें फिर कोई व्यक्ति इसी क्रम में हमको वो भूमि प्रबंधक समिति उसको ढूंढ लेगी। देखिए यहाँ 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किए गए। एक तो लैंडलेस, भूमिहीन। भूमिहीन क्या है, भूमिहीन के लिए देखिए ये परिभाषित किया गया है इस कोड में। भूमिहीन वो व्यक्ति है, मान लिया कोई भी व्यक्ति और उसकी पत्नी या उसके बच्चे, इन सबको मिला करके उनके पास 2 साल, पिछले 2 वर्षों की अवधि में कोई भूमि ना रही हो, एक। और दूसरा, यदि वो बच्चे जो अलॉटी है, जिसको भूमि अलॉट की गई है, वो नाबालिग है, अवयस्क है, तो उसके माता पिता को मिला करके उसके पास पिछले 2 वर्षों में कोई भूमि ना रही हो, तो ये भूमिहीन की थ्योरी है। दूसरा इसमें आया फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी से तात्पर्य है या जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 में जो परिभाषित किया गया है कि शारीरिक रूप से विकलांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आश्रित हो या भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षित की गई है, ये आता है
आपके फ्रीडम फाइटर में। तो नेक्स्ट आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अलॉटमेंट। इस आवंटन के क्या परिणाम होंगे। सेक्शन 127 ये कहती है कि इस प्रकार का कोई अलॉटमेंट जो धारा 125 और 126 के अंतर्गत किया गया है, वो यदि उसमें कोई पेड़ है या उसमें कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट है, कोई डेवलपमेंट है, तो वो भी अलॉटी का समझा जाएगा। एक दूसरा, अलॉटमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन प्रेस्क्राइब की गई हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए वो अलॉटी, वो आवंटन ग्रहीता उसको भूमि को एक्सेप्ट करेगा, उसको धारण करेगा। नंबर तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग इसका प्रभाव ये होगा, जिसको भूमि अलॉट की गई है यदि वो विवाहित है और उसकी पत्नी जीवित है, तो जो अलॉट की गई है वो पति और पत्नी को अलॉटी, वो सह आवंटी समझे जाएंगे। देखिए, हमने अभी अलॉटमेंट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए, तो इसके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चर्चा इसके जो कोड रूल, जो नियमावली 2016 दी गई है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो भूमि प्रबंधक समिति है उसने जो अपनी आवंटन सूची तैयार की है उसको वो लेखपाल के माध्यम से एसडीओ के समक्ष प्रस्तुत करेंगी और एसडीओ उसको जांच के उपरांत अलाउ या डिसअलाउ, स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। यदि एसडीओ उसको स्वीकृत कर देता है तो फिर वो भूमैप और रेवेन्यू ऑफ रिकॉर्ड खतौनी को अपडेट करने का ऑर्डर करेगा और लेखपाल को, हल्का लेखपाल को वो निर्देश देगा कि मौके पर आवंटी का कब्जा कराया जाए। एक और दूसरा, यदि एसडीओ उसको निरस्त कर देता है, उसको डिसअलाउ कर देता है, तो फिर वो उसको निर्देश दे सकता है भूमि प्रबंधक समिति को कि वो जाकर के दोबारा आवंटन की दोबारा से कार्रवाई करे। ये कोड रूल में व्यवस्था है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कैंसिलेशन की ओर। पट्टे को खारिज कैसे किया जा सकता है, कौन करता है। कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड लीज, सेक्शन 128 धारा 128 में इसको कैंसिल करने का, इस अलॉटमेंट को प्रावधान दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति, कोई एग्री पर्सन कलेक्टर के पास, इसको कलेक्टर को इसकी पावर है पट्टा खारिज करने की, वो कोई जाकर के एप्लीकेशन देता है कलेक्टर के पास कि इसमें ये अनियमितता हुई है, या कलेक्टर स्वयं ऑटो भी जांच कराकर अगर उसको ये ऐसा समाधान हो जाता है कि इसमें अकॉर्डिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कोड कोई अनियमितता हुई है, तो कलेक्टर उसको निरस्त कर सकता है। ऐसी एप्लीकेशन पट्टा आवंटन से 5 वर्ष की कालावधि के बीच में दी जानी चाहिए। ये इसमें समय की बाध्यता दी गई है। अभी आपने देखा होगा कि धारा इस 128 के अंतर्गत कलेक्टर ने कई जिलों में बहुत सारे 40-50 साल पुराने पट्टे भी खारिज कर दिए हैं। वो इसी सेक्शन 128 का प्रभाव था। सब क्लोज 2 कहता है कि यदि इस प्रकार से कोई पट्टा खारिज कर दिया जाता है कलेक्टर के द्वारा, तो उसका प्रभाव होगा जो उसके जो उसमें जो वृक्ष या उसमें जो डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट कुछ भी है, वो सब उसका कब्जा खत्म हो जाएगा। उसके सारे इंटरेस्ट, टाइटल और राइट उस अलॉटी के ख़त्म कर दिए जाएंगे और इसको तुरंत वो भूमि प्रबंधक समिति में वेस्ट हो जाएगी। और ऐसा करने के लिए कलेक्टर बल का प्रयोग भी कर सकता है जितनी उसको आवश्यकता है। अब क्लोज 3 धारा 128 का कहता है कि यदि भूमि आवंटन करते हुए धारा 77 की लैंड थी और उसको असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिदर के राइट दे दिए गए हैं, भूमिदर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला अधिकार उसको दे दिया गया है, जो कि 77 की लैंड में केवल आसामी का राइट दिया जाना चाहिए था, तो वो उसको खारिज करने के बजाय कलेक्टर उसको आसामी के लिए ऑर्डर कर सकता है और वो आसामी पट्टेदार माना जाएगा। देखिए, सेक्शन 128 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि एवरी ऑर्डर मेड बाय कलेक्टर अंडर दिस सेक्शन शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 210 बी फाइनल। यानी सेक्शन 210 जो इस कोड का है उसके रेमेडी को देखते हुए जो ये ऑर्डर होगा कलेक्टर का, ये फाइनल ऑर्डर होगा। यानी 210 की रेमेडी इसमें रखी गई है। 210 में यदि कोई एग्री पर्सन इस कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ वो चाहे तो कमिश्नर साहब के यहाँ या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाकर निगरानी या अपील इस ऑर्डर के खिलाफ कर सकता है, इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। ये 210 की रेमेडी इसमें यहाँ दी गई है, रखी गई। तो ये थे कैंसिलेशन के प्रोविज़न। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 129 रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन टू अलॉटी। देखिए, सेक्शन 129 में ये व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी अलॉटी को, किसी आवंटी को, किसी पट्टेदार को यदि उसका मौके पर कब्जा नहीं है तो वो एप्लीकेशन एसडीओ को देता है और एसडीओ उसको
कब्जा दिलाने के तुरंत कार्रवाई करेगा, उस अलॉटी को कब्जा दिलाएगा उसकी लैंड पर, और इस कब्जा दिलाने के लिए वो अपने बल का प्रयोग कर सकता है और जितनी आवश्यकता हो उतने बल का प्रयोग भी कर सकता है। ये जो है सेक्शन 129 ये बताती है। तो मैं समझता हूँ ये सारा प्रोसेस, ये सारी जो कॉन्सेप्ट था पट्टा आवंटन, उसका कैंसिलेशन, ये आपको इसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन तो प्लीज़ remarks to me. Otherwise, like, comment and share with other, and channel subscribe also. Thank you for watching this video. Thank you so much.